तो सिर्फ इस वीडियो के लिए मैंने 2021 का कंप्लीट डाटा, चाहे वो लिक्विडेशन का हो, ट्रेडिंग वॉल्यूम का हो, मेजर इवेंट का हो, वो मैंने निकाला है, प्रॉपर सोर्स के साथ है। यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है। इसके अलावा 2024 में कैसा ग्रोथ हुआ इसके बारे में हमने डाटा निकाला है। बहुत मेहनत लगी है इस कंप्लीट डाटा को निकालने में। 2021 से 24 तक वॉल्यूम ग्रोथ किस हिसाब से रहा है, क्या फ्यूचर्स ट्रेडिंग बढ़ी है या फिर घटी है, एंड क्यों ऐसी हालत है अभी हमारे मार्केट की। इसके अलावा हमने एक्सचेंज के यूज़र ग्रोथ के बारे में भी बात किया है। तो बहुत कुछ इस वीडियो में पता चलेगा। अलॉन्ग विथ की जो टॉप 100 कॉइन्स हैं, ठीक है, उसमें कौन से नए कॉइन्स कितना मार्केट कैप्चर करके बैठे हुए हैं, बहुत कुछ क्लैरिटी मिलने वाला है इस वीडियो में। तो बिना वक्त गवाए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। मैंने जितना रिसर्च किया है डाटा को लेकर के, मैंने पीडीएफ दिखाया है, उसी को लेकर के मैंने प्रॉपर ट्वीट किया है स्ट्रक्चरल वे में, ठीक है। तो पहला डाटा पॉइंट यही है कि क्या मार्केट हेवली डिपेंडेंट हो गया है लेवरेज ट्रेडिंग पे, क्या फ्यूचर्स ट्रेडिंग अभी ज़्यादा हो रही है। तो रियलिटी ये बताता है कि यस, थोड़ा सा बढ़ावा हुआ है। मैं आपको नंबर्स बताता हूँ। 2021 में 50 to 60% टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम का आता था कहाँ से? लेवरेज ट्रेडिंग से, ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट से। इसका मतलब ये है कि अगर 100 मिलियन वॉल्यूम पूरे क्रिप्टो में हो रहा है तो 50 से 60 मिलियन वॉल्यूम सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेडिंग की वजह से हो रहा है, डेरिवेटिव मार्केट की वजह से हो रहा है। एंड ये कॉन्क्लूसिव डाटा नहीं था। अगर आप मानेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाइनेंस एक टाइम पे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एम्बर ग्रुप की रिसर्च बोल रही है कि 74% वॉल्यूम सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग से आता था, परपेचुअल ट्रेडिंग से आता था। और ये प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ये एम्बर ग्रुप की रिसर्च है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ट्रिलियंस में वॉल्यूम था, ठीक है। एंड यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया था स्पॉट वर्सेस फ्यूचर्स, तो आपको दिख जाएगा कि ये रेड वाला जो है ये सभी फ्यूचर्स है। तो 74% वॉल्यूम आना फ्यूचर्स से ये बताता है कि 2021 में भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी। अगर हम लिक्विडेशन नंबर की बात करें तो आपका सर चकरा जाएगा। 2021 में अकेले, जी हाँ, सिर्फ एक साल के अंदर 1.2 ट्रिलियन डॉलर लिक्विडेट हुआ था बिटकॉइन के लेवरेज ट्रेडिंग में। और ये मेरा डाटा नहीं, आर्केन रिसर्च का मानना है, ठीक है। अब आते हैं कि क्या 2024 में भी वैसा हो रहा है। तो 2024 का डाटा अगर माने, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये सारा डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। लिटरली एक एक डाटा पॉइंट को कलेक्ट कर करके इन्फॉर्मेशन निकाली गई है, ठीक है। तो थैंक यू अपनी टीम को भी मैं बोल देता हूँ, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है इस चीज़ में। एंड अब आते हैं वापस अपनी कहानी पे। 2024 से अगर हम कंपेयर करें कि 21 में फ्यूचर्स ट्रेडिंग ज़्यादा होता था कि 24 में, तो 24 में अभी 60 to 80% वॉल्यूम फ्यूचर्स ट्रेडिंग से आता है। सीसी डाटा के हिसाब से अगर आप बात मानेंगे, ठीक है, क्रिप्टो कंपेयर डाटा इसको कहते हैं जनरली, तो 69% टोटल वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है? फ्यूचर्स ट्रेडिंग से आ रहा है। और वहाँ पे कितना आ रहा था? 50 to 60%। हम मान के चले सेफ साइड, अगर 60% भी हुआ, एक टाइम पे 74%। तो यस, ओवरऑल वॉल्यूम में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया है, क्योंकि वो नंबर 50 to 60 से 60 to 80% गया है। और अगर एक एक रिसर्च की बात माने तो ये 69% तक गया है। लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है। चेंजेस आया है लेकिन ज़्यादा नहीं आया है। कुछ आपको नंबर में बता देता हूँ। स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप 2024 की बात माने तो वो 20 ट्रिलियन के करीब है। एंड 2021 में वो 26 ट्रिलियन 25 ट्रिलियन था। तो स्पॉट ट्रेडिंग उस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा होता था। डेरिवेटिव मार्केट का वॉल्यूम 2021 का एग्जैक्ट डाटा नहीं है अपने पास, लेकिन अराउंड, अगर आप माने, एक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी करके कोई है, उसने निकाला था कि 2020-21 में ऑलमोस्ट 60 ट्रिलियन क्रॉस किया था। एंड 2024 में ये 50 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, ठीक है। लेकिन अगर लिक्विडेशन के हिसाब से आप जाएंगे कि क्या मार्केट में लिक्विडेशन गेम की वजह से ये हो रहा है, तो लिक्विडेशन 2020-21 में भी बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। एक एक दिन में 2020 में 13 बिलियन लिक्विडेट हुआ है। जी हाँ, 13 बिलियन। 2024 का सबसे बड़ा लिक्विडेशन 1.8 बिलियन के करीब कुछ था। एंड अभी कल डंप किया है उसमें 2 बिलियन के करीब कुछ हुआ है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो 10 बिलियन भी हो सकता है। तो यस, कल वाला लिक्विडेशन बिल्कुल 2020-21 जैसा था, क्योंकि वहाँ पे एक एक दिन में 8-8 बिलियन भी लिक्विडेट हुए थे। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि हाँ, थोड़ा सा फ्यूचर्स ट्रेडिंग का वॉल्यूम बढ़ा है, लेकिन लिक्विडेशन अभी भी पास्ट में अपने से ज़्यादा हुआ है। तो सिर्फ इसकी वजह से तो मार्केट ऐसा नखड़ा नहीं कर सकता। अब दूसरा डाटा पॉइंट लेते हैं।
दूसरा डाटा पॉइंट यही है कि बहुत ज़्यादा टोकन आ चुका है मार्केट में, जिससे कि लिक्विडिटी फ्रेगमेंटेड है, यानी कि थोड़ा सा पैसा इधर है, थोड़ा सा पैसा उधर है, ठीक है, एक जगह पे नहीं है, राइट। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इसका एग्जांपल ये है कि मान लो 100 लोग एक जगह पे खुदाई कर रहे हैं, तो वो जो मेहनत से करेंगे तो वो हो सकता है 100 फीट नीचे चले जाए तो पानी वहाँ पे मिल जाए, लेकिन 100 लोग अगर अलग अलग जगह पे 100 जगह पे खुदाई करेंगे, एक एक फीट करेंगे, तो वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि लिक्विडिटी अलग अलग बटी हुई है, तो इसीलिए ज़्यादा हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन वही लिक्विडिटी अगर एक जगह पे आ जाती तो हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता था। एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं क्या नंबर्स सही जस्टिफाई कर रहा है। तो 2017-18 में हमारे पास 5000 से भी कम टोकन थे। क्या मज़े वाले दिन थे यार वो, ठीक है। 2020-21 में मिलियन टोकन तक भी नहीं पहुंचा था ये, ठीक है, उससे भी बहुत कम था। अभी पता है कितना टोकन है मार्केट में? 36 मिलियन से ज़्यादा। जी हाँ, 36 मिलियन, जाकर के लाख करोड़ में कैलकुलेट करो इसे। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आता है। जैसे ये डाटा निकला था तो बहुत सारे लोगों का आर्ग्यूमेंट मैंने देखा, मैंने पोस्ट किया था, तो उन्होंने बोला खान भाई लेकिन इसमें ज़्यादा पैसे कहाँ लगे हुए हैं? ये जो 36 मिलियन टोकन है उसमें बहुत सारे तो जीरो हो चुके हैं, सबकी वैल्यू कम है। तो यस, आपकी बात सही है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि बहुत सारे लोग, मैंने कई सारे वीडियोस भी देखे, वो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि टॉप 100 में सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, ठीक है, और इन सब जो नए कॉइन्स आए हैं इसमें तो पैसा ही कम लगाया हुआ है। लेकिन ये आधी जानकारी है, मैं आपको दिखाता हूँ। बिटकॉइन का शेयर मार्केट में कितना है? 62% टोटल पैसा तो बिटकॉइन में लगा हुआ है, और जो स्टेबल कॉइन है जैसे USDT वगैरह है उसमें 7% 6% के करीब लगा हुआ है। और एक चीज़ जो लोग भूल रहे हैं कि टॉप 100 में वो कंपेयर तो कर रहे हैं कि हाँ टॉप 100 में पैसा लगा हुआ है, लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि वो टॉप 100 जो आज है उसमें बहुत सारे कॉइन 2024-23 में लॉन्च हुए हैं, यानी कि उसमें बहुत सारे कॉइन ये नए वाले घुस चुके हैं। तो वो कंपेयर करना गलत होगा। ऑलमोस्ट 3% के करीब टोटल मार्केट का तो नए कॉइन लेकर के उस टॉप 100 में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो 62 को 7 से ऐड करो, हो जाता है 69 + 2 ऑलमोस्ट 71%। अपने पास टोटल बचा कितना बाकी ऑल्ट में? 29%। यानी कि सिर्फ अगर एक छोटा सा लिक्विडिटी फ्लो, जो कि मान लो जैसे ट्रम्प के कॉइन में 10 बिलियन गया, अगर वो 10 बिलियन इस बाकी के 29% मार्केट में आ जाता ना, तो एक पॉजिटिव रैली स्टार्ट होने के लिए बहुत लेवल तक उससे थोड़ा सा पुश मिलता। देखो मार्केट रैली कैसे करता है, एक कॉइन 2% पंप किया, किसी ने देखा अरे ये ऊपर जा रहा है वो लगा देता है, दूसरे ने देखा अरे ये ऊपर जा रहा है वो लगा देता है, पब्लिक ने देखा अरे ऊपर जा रहा है टॉप गेनर में वो लगा देता है, एंड वैसे ही मोमेंटम बनता है, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट शेयर ऑलरेडी इन लोगों ने कैप्चर करके रखा हुआ है, तो अपने पास सिर्फ 29% 28% बचा हुआ है बाकी ऑल्ट कॉइन के लिए। तो छोटा सा लिक्विडिटी फ्लो भी इसे बूस्ट कर सकता था, लेकिन क्योंकि नए टोकन इतने आए कि लिक्विडिटी फ्लो आ ही नहीं पाया, ठीक है। कभी लिक्विडिटी चला जाता है घूम करके AI एजेंट में, कभी घूम करके चला जाता है ट्रम्प के कॉइन में, कभी चला जाता है AI कॉइन में। मैं एग्री करता हूं कि जो ये 36 मिलियन टोकन है उसमें मार्केट कैप के कंपैरिजन में पैसा उतना ज़्यादा नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये बोलना कि उसका रीज़न नहीं हो सकता वो गलत होगा, क्योंकि टॉप 100 से कंपेयर करना इसलिए मिसलीडिंग है क्योंकि टॉप 100 में भी 2-3% मार्केट शेयर सिर्फ नए कॉइन का। आप देखो ना, टॉप 100 में फाट कॉइन आकर के बैठा होता, वर्चुअल आके बैठा होता, वो कब बना है? वो भी तो नया कॉइन ही है, ठीक है। तो आप उसको कंसिडर करो। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मार्केट के अभी करंट सिचुएशन का कि लिक्विडिटी बटी हुई है, ठीक है। अब आते हैं और हम समझते हैं थर्ड डाटा पॉइंट को। अब थर्ड डाटा पॉइंट क्या है? थर्ड डाटा पॉइंट है कि ETF, जिसको कि हम सब बहुत पॉजिटिव समझ रहे थे, ठीक है, वो उतना पॉजिटिव अभी तक साबित हुआ नहीं है। हम ETF के लिए क्यों खुशते कि यार अब ना क्रिप्टो को लोग ज़्यादा रियल मानेंगे, क्रिप्टो को लोग ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि ब्लैक रॉक आ रहा है, US गवर्नमेंट आ रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, लोग एडॉप्शन वेस्ट पे पॉजिटिव गए, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि जो पैसा ETF में गया वो फंस गया। क्योंकि ETF काम कैसे करता है,
आपने ETF बाय किया तो आपके बिहाफ पे वो जो फंड मैनेजर है वो बिटकॉइन बाय करेगा। डायरेक्टली वो बिटकॉइन में पैसा नहीं लगा रहा है। पास्ट में क्या होता था कि डायरेक्टली बिटकॉइन में पैसा लगता था, तो जब उसको बिटकॉइन में प्रॉफिट हो जाता था वो बेच करके ऑल्ट कॉइन में फ्लो होता था। लेकिन इस बार ETF में पैसा जो गया है वो पैसा वापस नहीं आ रहा है मार्केट में, वो स्टक हो गया है उधर। ऑलमोस्ट अगर मार्केट कैप देखेंगे 120 बिलियन के करीब बिटकॉइन का और 10-12 बिलियन के करीब इथेरियम का। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ETF का। एडॉप्शन वाइज कि हाँ ब्लैक रॉक आ रहा है, ये सब बिल्कुल हाइप के हिसाब से पॉजिटिव है, एडॉप्शन के हिसाब से पॉजिटिव है, लेकिन वो जो लिक्विडिटी फ्लो थी वो इसने रोक दिया, वो एक निगेटिव पॉइंट है। चौथा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ था वो यूज़र ऑनबोर्डिंग। देखो 2020-21 में भी लोग शिबा इनू कॉइन, डोज कॉइन से आए थे, लेकिन वो डायरेक्टली कहाँ पे गए, वो डायरेक्टली एक्सचेंज पे जाते थे और वहाँ पे ऑप्शन कम होता था मीम कॉइन का, तो उसने शिबा में लगाया, डोज में लगाया, थोड़ा पैसा किसी और कॉइन में लगाया, धीरे धीरे मार्केट में पैसा आता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार मैक्सिमम यूज़र दो तरीके से आए हैं, टैप टू अर्न, टैप वाले से, ठीक है, ये दूसरा मीम कॉइन से। एंड इस बार वाला जो मीम कॉइन था ना वो कसिनो वाला मीम कॉइन था, सोलाना वाला मीम कॉइन था। एंड वहाँ पे लोग डायरेक्टली फैंटम वैंटम पे गए, एंड क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ही इतना ज़्यादा था, एक मीम कॉइन में लॉस किया आपने, दूसरे वहीं पे आपको मिल गया, दूसरे में प्रॉफिट किया, तीसरा वहीं पे, तो वो पैसा कभी नॉर्मल ऑल्ट कॉइन में आ ही नहीं पाया। 2020-21 में क्या था, शिबा डोज तो था लेकिन ऑप्शन कम था। यहाँ पे 35 मिलियन कॉइन है, ऑप्शन ही खत्म नहीं हो रहा है, तो वो लोग जो मीम कॉइन में एक बार घुसे हैं वो बाकी ऑल्ट कॉइन में नहीं घुस पा रहे हैं, तो लिक्विडिटी नहीं आया है। और टैप टू अर्न वाले जितने भी यूज़र हैं ना, वो बेचारों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है लगाने के लिए मार्केट में। हाँ, कुछ लोगों के पास होगा, मैं निगेटिव नहीं हो रहा हूँ, मैं बेसिकली वैल्यू वाइज कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे लिए सारे लोग समान हैं, इक्वल हैं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उनका पोर्टफोलियो छोटा है, ठीक है। जब पोर्टफोलियो छोटा है तो लिक्विडिटी फ्लो नहीं है अपने पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। और ये 4 अहम रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट का सिचुएशन अभी ऐसा है। तो उम्मीद करूंगा आपको डाटा समझ में आ गया होगा, अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। अगर कोई ये बोल रहा है कि सिर्फ लेवरेज ट्रेडिंग की वजह से हो रहा है, तो डाटा आपको सजेस्ट कर रहा है कि नहीं, लेवरेज ट्रेडिंग पहले भी होती थी, थोड़ा बहुत का ही डिफरेंस है, ठीक है। अगर कोई ये बोल रहा है कि ये जो 100 कॉइन्स है, ठीक है, या फिर ये जो इतना मिलियन कॉइन्स बना हुआ है इसकी वैल्यू कुछ नहीं है तो इसे इग्नोर करो, तो नहीं, इसकी वैल्यू बहुत लेवल पे है। लिक्विडिटी और मार्केट कैप में डिफरेंस होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। अगर कोई ये बोल रहा है कि सिर्फ मैन्युपुलेशन है, तो नहीं, फैक्टर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप अब बेवकूफ़ नहीं बनोगे, जो डाटा मैंने आपको बता दिया ना, अब कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, ठीक है। एंड अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हमने उसी टाइम ट्वीट किया था 20 घंटे पहले कि आगे क्या, तो हमने लिखा हुआ था कि इथेरियम वापस अपने बेस लेवल पे आया है, यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवरी के चांसेस अपने को नज़र आएंगे। एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो रिकवर हो भी रहा है वहाँ से, राइट नो 28 और समथिंग पे चला गया है। अब ये तो रहा डाटा पॉइंट, ये तो रहा डाटा सेट, लेकिन क्या सिर्फ यही चलता है, यही चलाती है मार्केट को? नहीं, एक और चीज़ चलाती है, वो है इन्फ्लुएंस, कि किस आदमी का कितना इन्फ्लुएंस है, कौन कितना पावरफुल है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, रात में इथेरियम 2600 के करीब और समथिंग था, ये देखो एग्जैक्टली 37 सेकंड पे आपके भाई ने रात के 3:25 पे आपको मैसेज किया कि भाई ट्रम्प के बेटे ने बोला है इथेरियम खरीद लो। एंड वहाँ से कितना ऊपर गया, मैं आपको सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पे बोला था ट्रम्प के बेटे ने, ठीक है, इस एरिया के पास से अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट वहाँ से 7 से 9% ऊपर गया था। जी हाँ, स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं, स्पॉट में अगर 7% ऊपर गया है तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में 10x के साथ एटलीस्ट 70% का प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। 20x के साथ 140% का प्रॉफिट हो रहा होगा। एंड अभी भी अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किए हो तो आई हैव नो शब्द आपको बताने के लिए, ठीक है। बॉस 3:25 पे हो सकता है आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होंगे या फिर आप सो रहे होंगे, मैं जग करके आपको 30 सेकंड 35 सेकंड में अपडेट करता हूँ कि ये न्यूज़ आई है, ठीक है। एंड आप फिर भी उस टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो जहाँ पे फ्री में ये सब आपको बताया जा रहा है, तो आपको क्या बोला जाए। अब सवाल आता है कि आगे क्या। तो 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना। पहली चीज़ तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। जैसे 2 लाइन ट्वीट कर दिया, बिगेस्ट बुल रन इज कमिंग,
क्यों, कैसे, क्या डाटा है, कुछ नहीं। अगर कोई बोल रहा है कि हाँ बुलन आ रहा है, उसके पीछे लॉजिक रीजनिंग सब दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीखो, ठीक है। दूसरा, जो ये बोल रहे हैं कि 6 महीने में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर कोई ऐसा बोल रहा है कि इस ट्वीट को सेव कर लो, 6 महीने बाद बात करेंगे, ठीक है। क्या होगा, मान लो आपने सेव कर लिया, 6 महीने बाद वो गलत हो गया, आप क्या कर लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा उसे अब्यूज़ कर पाओगे, उसे अनफॉलो कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, इतना ही कर पाओगे। नुकसान किसका होगा? आपका होगा, ठीक है। अगर कोई ये बोल रहा है कि बुलन ख़त्म हो गया, 6 महीने बाद हम $50,000 पे चले जाएंगे, हो सकता है कि बिटकॉइन $2 लाख पे चला जाए, आपने उस ट्वीट पे भरोसा कर करके डिसीजन ले लिया, नुकसान किसका हुआ? अपॉर्चुनिटी किससे मिस होगी? आपसे मिस होगी। इस तरीके के लोगों से दूर रहना है जो वन लाइनर स्टेटमेंट दे करके निकल लेते हैं। वो तुक्का होता है, लग जाएगा तो वो बोलेंगे बहुत अच्छे, नहीं लगेगा तो बोलेंगे कि मार्केट मैनिपुलेट हो गया, ये कुछ भी हो गया। रियलिटी ये है कि मार्केट में यस लिक्विडेशन के लिए एंड और भी चीज़ों के लिए मैनिपुलेशन अभी भी पार्ट है क्रिप्टो का, क्योंकि मार्केट मैच्योर पूरी तरीके से नहीं हुई है। लेकिन इस तरीके के वन लाइनर स्टेटमेंट वाले से दूर रहना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतना डंप के बाद भी अगर आप नहीं सीखे हो, नहीं समझे हो कि पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करें, ठीक है, तो मेरे पास शब्द नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता, मैं आपको कमेंट करवाता हूँ, ठीक है। चलो 1 मिनट में शांत हो जाता हूँ। कमेंट करके बताओ कि आप मैक्सिमम क्रिप्टो में कितना रिस्क ले सकते हो, कमेंट करो। क्या आपने कभी ये डिसाइड किया है कि हाँ इतना लॉस तक तो मैं रहूँगा क्रिप्टो में, इसके बाद मैं धीरे धीरे पोर्टफोलियो कट करूँगा? क्या है आपका नंबर, क्या है? कमेंट करो ना, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है नंबर आप माइंड में ना कि हाँ आप कितना रिस्क ले सकते हो इस मार्केट में, तो आप गलत कर रहे हो, आप चले जाओ इस मार्केट से बाहर, क्योंकि ये मार्केट रेगुलेटेड नहीं है बहुत जगह पे। एंड जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट और उसका बेटा पब्लिकली एक एक कॉइन के बारे में ट्वीट करते हैं, तो आप सोचो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, कितना पावर है उनके पास, कितना इन्फ्लुएंस है, किस लेवल का मैनिपुलेशन हो सकता है आपके पोजीशन के साथ, ठीक है। ये हो गया सबसे अहम फैक्टर। अब अगला अहम फैक्टर है कि आप कब समझोगे कि ट्रेडिंग और मार्केट में इन्वेस्टिंग डिफरेंट होती है। आपके भाई ने 41 मिनट 47 सेकंड तक समझाया है ट्रेडिंग क्या होता है, और जो इस वीडियो में आपको मैंने टेक्निक बताई थी, अगर मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊं कि उस टेक्निक से आप वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड इस डंप में पकड़ सकते थे, तो आप रिग्रेट करोगे कि कैसे मैंने मिस कर दिया। मैं आपको लाइव दिखाता हूं। ये इथेरियम का प्राइस ग्राफ है। पहला टच यहाँ पे हुआ, सेकंड टच यहाँ पे हुआ, थर्ड टच यहाँ पे हुआ, एंट्री यहाँ पे बनती, ठीक है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, एंट्री यहाँ पे बनती, अपना स्टॉप लॉस हम लगाते हैं इसके नीचे, एंड कितने गुने का, इन द सेंस कि कितने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का प्रॉफिट बनता। पहले पंप तक भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 1:7 का। अगर आप ओवरऑल पंप को कंसीडर करेंगे देन 1:12 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था। यानी कि अगर किसी ने $10 का रिस्क लिया होता तो $120 प्रॉफिट होता, अगर किसी ने $100 का रिस्क लिया होता तो $1200 प्रॉफिट होता, ठीक है। 1:12 का, राइट। क्या बन रहा है? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब आप बोलोगे खान भाई हो गया तब बोल रहे हो, इधर आओ, थोड़ा सा इधर आओ। ये कितने दिन पहले की वीडियो है? 1 महीने पहले वीडियो। इसमें मैंने टू द पॉइंट एक एक लाइन समझाई है। अभी तक नहीं सीख रहे हो ट्रेडिंग तो मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक्सचेंजेस जहाँ पे केवाईसी नहीं लगती, चाहे वो बिंगेक्स हो, प्राइम एक्सबीटी हो, लिंक मिल जाएगा। बिना केवाईसी के सिर्फ ईमेल के थ्रू ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। या फिर आप अगर किसी केवाईसी एक्सचेंज पे ट्रेड करना चाहते हो, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में बैलेंस, बिटगेट सब मिलेगा। द रीज़न इज़ कि आप सीखना ही नहीं चाहते हो। अब आते हैं कि ये हो गया ट्रेडिंग। अब इन्वेस्टमेंट अलग कैसे है? इन्वेस्टमेंट अलग है कि जब क्रैश आता है, डिप नहीं क्रैश, क्योंकि डिप तो हमने बहुत बार देख लिया। तो क्रैश में आपको मैं दिखाता हूँ जो ढंग के कॉइन है कितनी अच्छी तरीके से रिकवर करते हैं। MNT कितनी बार बात कर चुका हूँ मुझे भी नहीं पता, आपको याद होगा तो कमेंट में बता देना। MNT का रिकवरी परसेंटेज दिखाऊं? ये MNT का प्राइस ग्राफ है। हम जब लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, अभी भी हमारा टारगेट वहीं पे है 1.51, वो हिट नहीं हो रहा, बार बार गिर जाता है फिर वहीं से ऊपर जाता है। पिछली बार ऊपर गए थे, हमने बात किया, एंड देन जब गिरा है तो पता है कितनी तेज़ी से रिकवर किया है ये? 66% ऊपर गया।
क्यों? क्योंकि फंडामेंटली काम कर रहा है। ये इकलौता एग्जाम्पल नहीं है। हाइपर लिक्विड के बारे में हम बात करते हैं जिसका कि अभी हाइप चल रहा है। ये देखो हाइपर लिक्विड का अपनी एनालिसिस लास्ट टाइम हाइपर लिक्विड की क्या थी, मैं आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ अच्छे से। अपनी एनालिसिस थी यहाँ पे कि ये थर्ड टाइम फोर्थ टाइम टच कर रहा है, इसके ऊपर निकलेगा $29 जाएगा, लेकिन इसके ऊपर तो निकला $29 नहीं गया, 28 से वापस आ गया और फिर डंप आ गया बहुत बड़ा। फिर वापसी कहाँ से ली? देखो एग्जैक्टली वही लाइन से जहाँ पर हमने पहले बात किया होता। एंड अभी $24 के ऊपर है और अगला टारगेट $28 का। अब होता ये है कि आपको अभी देखो, आपने देख लिया, आपने क्रैश देख लिया, आपने पंप देख लिया, आपने दोनों चीज़ देख लिया। अब आप इतना टाइम हो चुका है, अब आप ये काम करो जो कि मैं कर रहा हूँ। जिस पे भरोसा नहीं है, जो डंप करता है, डर लगने लगता है कि रिकवर होगा नहीं होगा, उससे दूर हट जाओ, ठीक है। जिस पे आपको भरोसा है उसी पे टिके रहो। जिसने अपना पोटेंशियल दिखाया है, डंप में फास्टेस्ट रिकवरी दिखाया है, वो अपना ताकत दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट में। अगर आपने, क्योंकि फोमो में आके सबसे गलती होती है, मैंने भी कई सारे एआई कॉइन में 80% लॉस लिया है भाई, ऐसा नहीं कि मुझसे लॉस नहीं होता, ठीक है। लेकिन गलती से इंसान सीखता है। जब मार्केट पॉजिटिव होता है तो हम सबको होता है फोमो, हम सबको थोड़ा बहुत लालच होता है, लेकिन हमें सीखना है उससे। तो अगर आपने ऐसी गलती में बेकार पोर्टफोलियो बना लिया है, कुछ भी अंट संट, कुछ भी बोलते हैं ना उसे, अंट संट मतलब है फालतू, ठीक है। कुछ भी फालतू कॉइन अगर पोर्टफोलियो में भर लिया है तो थोड़ा सा उसे क्लीन करो और उन कॉइन में रहो जो कि आपको स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और जो कि स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो उन जैसे कॉइन्स को, ठीक है, जैसे सोलाना हो गया, सुई हो गया, हाइप हो गया हाइपर लिक्विड वाला, मेंटल हो गया, आवे हो गया, एथना हो गया, ओंडो हो गया, इथेरियम हो गया, ठीक है। दीज आर द कॉइन्स जो कि डंप के बाद रिकवरी बहुत फास्ट दिखा रहे हैं। अब क्या आपको अपने सारे कॉइन्स बेच करके इसमें लग जाना है? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। आपने किन कॉइन्स को किस रीजंस की वजह से खरीदा था, क्या वो फुलफिल हुआ? ठीक है, अगर वो फुलफिल नहीं हुआ है तब आप वहाँ से निकलने की सोचोगे। एंड अभी के टाइम पे मेरा जो पोर्टफोलियो है वो तो है ही है, ठीक है। अभी के टाइम पे मैं स्विंग ट्रेड ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेड इन द सेंस, जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ड्रिफ्ट है एक एग्जांपल, ये ड्रिफ्ट, ठीक है, ये है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट ने क्या किया, हमने ड्रिफ्ट के बारे में, आप हमसे जुड़े हो तो हमने बात किया था इस पंप से पहले, उसके बाद कॉइनबेस की लिस्टिंग आ गई थी और हमारा किस्मत अच्छा था, यहाँ से 7 गुना हो गया था, ठीक है। अब ड्रिफ्ट ने बहुत टाइम लगाया। एंड याद करो वो दिन ड्रिफ्ट के बारे में जब पंप आया था, हमने बात किया था कि बॉस कोई भी पंप वाले को छेड़ना नहीं होता है, अगर आपने मिस कर दिया देखो आज का सिचुएशन। तो ड्रिफ्ट ने क्या किया, ड्रिफ्ट ने यहाँ पे ये किया कि ड्रिफ्ट जहाँ से ऊपर गया था रेजिस्टेंस एंड ये इंपॉर्टेंट एरिया था, इस डंप में उसको बेस माना, अब इसके ऊपर है। तो अब हम ड्रिफ्ट का इनवैलिडेशन लेके चलेंगे कि ये है पूरा एरिया। जब तक ड्रिफ्ट इसके ऊपर है हम दोबारा देखेंगे कि चांसेस आर देयर कि ये ऊपर की तरफ रैली करेगा, इसके नीचे जाएगा, हम साइड पकड़ के बैठ जाएंगे, ये हमारा स्विंग पोजीशन हो जाएगा एक तरीके से। क्यों? क्योंकि अगर इथेरियम को यहाँ से रिकवरी करनी है तो फिर ऐसा क्या आफत आएगा, या तो हैक बैक हो गया तो ठीक बात है, अलग बात है, ठीक है, तभी ड्रिफ्ट इतना गिर सकता है, वरना जब इथेरियम धीरे से रिकवरी करेगा तो ड्रिफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा फिर से रिटेस्ट करने आएगा। लेकिन ये बेस एरिया मान करके हम क्या करेंगे, ड्रिफ्ट को एज अ स्विंग ट्रेड ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल था और इसके पीछे लॉजिक बड़ा सिंपल है। इथेरियम डंप किया तो ऑल्ट कॉइन ने डंप किया। अब अगर इथेरियम को सच में यहाँ से रिकवरी करनी है तो जो लास्ट डंप पॉइंट था किसी भी ऑल्ट कॉइन का, और वो अगर किसी सपोर्ट के लिए है, जैसे यहाँ पे कॉ प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये एरिया था, सपोर्ट एरिया था एंड ये एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ से एक रैली आया था, अगेन उस सपोर्ट एरिया पे आ गया, राइट। तो अब अगर इथेरियम रिकवरी कर रहा है, आप गिरे इथेरियम की वजह से हो, तो जब आप इथेरियम वापस जा रहा है तो आपको कायदा तो यही कहता है कि आपको भी ऊपर जाना चाहिए, और अगर आप फिर भी नीचे जा रहे हो तो आप में दम ही नहीं है। इसीलिए ऐसे कॉइन पे फोकस करो जो कि डंप में अपने डेली वीकली सपोर्ट पे पहुंच गया है। क्योंकि देखो हज़ारों कॉइन है, मैं हज़ारों का नहीं बता सकता आपको, मैंने बेसिक बता दिया कि क्या ढूंढना है, ठीक है। वो अपने डेली वीकली सपोर्ट पे गया हो, उसको एक बेस मान लो कि इसके नीचे तो नहीं आना है, अगर इथेरियम यहाँ से रिकवरी के ही मूड में है। अगर इथेरियम को गिरना होगा किसी को नहीं पता कितना गिरेगा, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से रिकवरी के मूड में है तो जो डंप था वो एक बेस मान लो और उसके ऊपर खेलना स्टार्ट कर दो। सिंपल यही प्लानिंग है मेरा अभी। तो अगर आप इथेरियम की बात मुझसे पूछोगे तो इथेरियम का मैं वीकली में बस इतना ही देख रहा हूँ,
ठीक है, जो कि मैंने जब डंप आया था तब आपको बताया था, वो जो बड़ा सा थ्रेड है उसमें, कि देखो इथेरियम का ये सीन था, ये एक पैटर्न से बाहर निकला था इथेरियम और यहाँ पे सपोर्ट लेकर के रैली किया था, दोबारा यहाँ पे आया था। कायदा तो यही कानून कहता है, कानून तो कुछ नहीं है, मतलब टेक्निकल यही कहता है कि यहाँ पे दोबारा नहीं आना चाहिए, बार बार रिटेस्ट करना कमजोरी साबित कर सकता है उस एरिया को, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, लेकिन आया, लेकिन बहुत अच्छी रिकवरी मिली और अब हम कहाँ पे जा चुके हैं, हम ऑलमोस्ट लास्ट वाले सपोर्ट पे जा चुके हैं जो कि डेली में अपना यहाँ है। अब ये इंपॉर्टेंट एरिया क्यों बन जाता है, क्योंकि हम पिछली बार जो रैली किए थे हमने इस एरिया को, ठीक है, इस एरिया को देखो ये बॉक्स था, इसके ऊपर निकले थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर सपोर्ट बनाता है, देखो क्योंकि ये एक वीक लगा हुआ है, तो अगर टेस्ट करने के लिए इस एरिया तक भी आया जो कि 2300 वाला है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हमारा जो प्ले होगा इस बॉक्स के ऊपर, वी आर गुड टू गो, इसके नीचे मिडल एरिया टेस्ट या फिर ये लोअर एरिया, ये एक रेंज बन जाएगा, यानी इसके ऊपर एक अलग रेंज बन जाएगा। ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से है, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ये स्विंग के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। ढंग के क्वाइन जो कि अच्छे रिकवर कर चुके हैं, ठीक है, वो वाले क्वाइन नहीं। देखो कुछ कुछ क्या क्वाइन क्या होते हैं जो कि बहुत कम मार्केट कैप के होते हैं और वो कभी कभी ऐसे डंप मार्केट में, एक चीज़ हमेशा याद रखना, बहुत गंदे लेवल का मैनिपुलेशन होता है, पूरा मार्केट डंप कर रहा होगा लेकिन एक दो क्वाइन पंप कर रहा होगा, ऐसा कभी आपने देखा हो, और शायद आपने उस कॉइन का नाम कभी नहीं सुना होगा। वो मार्केट मेकर इसलिए कराते हैं ताकि उस डंप में लोग खोजते हैं क्या ऊपर जाएगा क्या ऊपर जाएगा, और वो फिर फंस जाते हैं और फिर पूरा मार्केट पंप कर जाएगा लेकिन वो डंप कर जाएगा। तो ऐसे कॉइन से अगर ट्रेड करें तो थोड़ा सा बच के रहना। आई थिंक इतना काफ़ी है वीडियो के लिए, 24-25 मिनट की वीडियो हो चुकी होगी। मेरा बेसिक प्लान यही है, बॉटम मुझे भी नहीं पता, न किसी को पता है, सब तुक्का मारता है, टॉप भी किसी को नहीं पता, इसीलिए मैं ऐसे सब बहकावे में आपको डालूंगा नहीं। मेरा काम है सिंपल, प्लान करो, एग्जीक्यूट करो, प्लान फेल होगा स्टॉप लॉस लेकर के निकलेंगे, प्लान सक्सेस होगा, प्रॉफिट होगा, दैट्स इट, टेक केयर, जय हिंद। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर कोई ये सोच रहा है कि हाँ उसे मीम कॉइन या रिस्क लेकर के कुछ करना है, तो वो इन दोनों हस्बैंड वाइफ पे नज़र रख सकता है, ट्रम्प एंड मेलेनिया पे, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा गिर चुके हैं। तो एक डेड कैट बाउंस ही अगर आना होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दे, अगर यहाँ से एक नॉर्मल बाउंस भी आया, ठीक है, तो एक 30%, 40%, 80% तक का ये रीच दे सकता है, डिपेंडिंग कि ऑलमोस्ट 90% डाउन है उसकी वाइफ वाला कॉइन, 80%, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये अपने लोएस्ट एरिया को भी टच करता है $3 का, तो 2x बन सकता है। लेकिन क्या यहाँ से और 30% डाउन नहीं जा सकता? यस जा सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना। लेकिन हाँ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखेंगे तो हाँ ये एक बेहतर पिक बन सकता है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, राइट। बाकी इतना ही था, टेक केयर।